जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों हम लोग इस समय हैं गाजीपुर में और आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आप इस समय पुलिस प्रशासन को लेकर के काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जो नरही थाना का मामला सामने आया है, तमाम चैनलों पे छाया, तमाम लोग उसके बारे में चर्चा किए। और जो वही नरही थाना जो बलिया ज़िला में और जो बिहार के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे नरही थाना है, उसी थाने के मैटर को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ओम प्रकाश सिंह जी, जो पूर्व में उसी थाने में रह करके अपने कार्यकाल निभाए, वहीं पे ड्यूटी भी किए 3 महीना तक। आइए आज इनसे बात करते हैं कि उस थाने को लेकर के जो वसूली का मामला सामने आया है, कि बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए का प्रतिदिन वसूली होता था। तो अब इनसे भी कुछ जानकारी हम लेते हैं कि जब उस समय ड्यूटी में थे तो उस समय क्या माहौल था, कितने का वसूली होता था, जबकि सरकार और मीडिया के बताने के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 लाख का वसूली होता था। अन्यथा अभी आगे क्या सच्चाई है, कुछ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खुलासा करते हैं। सर, स्वागत है यूपी सच तक में। सर्वप्रथम तो आपके चैनल को स्वागत मैं कर रहा हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मऊ से चल करके मेरे पास अपने चैनल को लेकर के प्रसारण हेतु आए हैं, तो मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं। रह गई बात, आप नरही के भ्रष्टाचार पर चल कर आए हैं कि क्या सत्यता की आप जानकारी दे सकते हैं, इसलिए कि मैं वहाँ रह चुका हूँ जी। तो मित्र, मैं वहाँ सन 2010 में था जी। 2010 में मैं जब था तो मैं वहाँ जाते ही विवादित हो गया, इसलिए कि वहाँ एसओ थे विमलेंदु कुमार, एक मुंशी सरकारी साथ में प्राइवेट आदमी लेकर के चलते थे जी, और उनको सरकारी सलाह देते थे। मुंशी ने इस पर रोक लगा दिया कि 4 सलाह दिए हैं, 2 सिपाही लेके गए हैं, 4 असले की रवानगी कैसे मैं करूं। इसी पर आकर के उससे खिन्न होकर के उसके ऊपर उन्होंने रिवाल्वर तान दिया और मैं एकाएक आ गया। तो मैंने एसओ से हो सकता है कि बहुत बदसलूकी की हो, तो इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बदसलूकी किया था, बहुत कुछ किया था मैं, हो सकता है कि हाथ में हम छोड़े हों। अच्छा, तो यहाँ तक हुआ था जी यशो के ऊपर। तो इसके बाद जो है ये मामला चला गया, पेपर में निकल गया कि मुंशी परतानी थानाध्यक्ष ने रिवाल्वर, ये सारे मीडिया चलाने लगी। अब इस पर कप्तान साहब जो है मुंशी को लाइन हाजिर किए, तीसरे दिन हमको कर दिए। जब हमको किए तो मैं चला गया सीधे कप्तान के पास। मैं पूछा कि श्रीमान जी, आखिरकार हमारा अपराध तो बता दें। तो कहे कि तुम मुझसे पूछने आए हो। मैंने कहा कि किए हैं आप तो बताएं कि मेरे पिताजी, तो आपको तो बताना पड़ेगा सर। कल नहीं बताऊंगा तो नहीं बताना तो पड़ेगा सर, अधिकारी हैं तो बता दीजिए, मेरा अपराध तो बता दीजिए। कल तुम नहीं जानते होंगे, हम तो नहीं जानते कि मैंने ऐसा कोई गलत किया। थानाध्यक्ष रिवाल्वर था ना, वो अपराध से बन पड़े है, और अगर हमने उसका बीच बचाव किया तो हम अपराधी हो गए। तो उस पर उन्होंने मुझे जो है बहुत कुछ हमारी उनकी कहा हुई। मैं ये भी कहा कि ये 1861 अंग्रेजों की बनाई कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो ये 1861 अंग्रेजों के बनाई हुई नियम है। उस कुर्सी पर बैठे, उस कुर्सी से उतर के बात करिए मुझसे तो मैं जानूंगा, लेकिन आप उस कुर्सी, वो कुर्सी बोल रही है अंग्रेजों वाली, आप नहीं बोल रहे हैं। इसी पर मुझसे खो गई, उनसे तड़पा। मैं वहाँ से बाहर निकला तो पूरी मीडिया चैनल वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा, मैंने कह दिया कि जी हाँ, बलिया में थाना बिकता है, जो कि पेपर के मुख्य पेज पर आने लगा। जी हाँ, थाना बिकता है, और थाना बिकता है। कप्तान साहब 5 लाख रुपया लेकर चार्ज देते हैं, 2 लाख रुपया महीने में लेते हैं। मैं ये बयान दे दिया, बस मेरे खिलाफ सामो साम SC का मुकदमा लिख करके मुझे जेल भेजने का कार्य किया गया। मैं भाग गया, इसलिए कि मैं अवकाश पर था। मेरा प्लस पॉइंट यही था कि मैं नौकरी में नहीं, मतलब छुट्टी पर था, तो हमारा तो कुछ कर सकते नहीं थे। मैं फरार हुआ, फरार होकर के मैं कोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लाया, तब जा करके मैं हाजिर गया। अब उस पर चार्जशीट लगी, फिर मैं कोर्ट से सेम डे बेल लाया, तो जा करके मैं एक दिन पुलिस कस्टडी में रहा। इसके बाद मेरी जमानत हुई। इसी रिश्वतखोरी को खोला था मैं 2010 में। तो 2010 से अब तक के अधिकारी कहाँ सोए थे? ये पर्दा मैं खोल चुका था। DIG, SP, DG तक ये मामला गया था। तो ये पोल को लोग ने इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं की। और नहीं तो और उस समय बसपा की सरकार थी, उस घूरा राम के भाई सुभाष राम द्वारा थाने में बैठ करके उन लोगों का, आपसी बसपा संबंधित लोग थे, समझौता करा दिए और मैं अकेले फ्रंट पे आ गया। तो आज के परिवेश में
मामला आया है माननीय पन्नेलाल जी का। सर मतलब आज जब 2010 की आप बात करें, घोटाला उसी समय भ्रष्टाचार होता था, लेकिन आप एक ईमानदारी के तौर पे गए और ईमानदारी अपनी दिखाए, कहीं ना कहीं उसी का सजा का भुगतान करना पड़ा है, आपको सजा मिली। देखिए वहाँ जो बगावत करेगा उसको नरही में नहीं रहना है, तो हमको तो नहीं रहना है तब तक वो तो ठीक था कहीं टांग पर। मुझे मेरी तो औरत को उस समय कैंसर की पीड़ित मेरी औरत थी, भगवान ने बहुत मेरी शुक्रगुजार हूँ उनका कि मेरी औरत आज भी जिंदा है। लेकिन मैं उस समय मैं उनसे रोया, लेकिन मेरे रोने गिड़गिड़ाने का कप्तान को कोई असर नहीं पड़ा। मैं DIG तक रोया। जब मेरी औरत DM के यहाँ जाकर के धरने पर बैठी तब मेरी गिरफ्तारी पर ये लोग अपना लहर सिकुड़े नहीं थे। मतलब कि एक माफिया गैंग का नहीं तलाश होगी, बलिया जिले में कौशल चौबे जैसा माफिया रहता था, उसकी गिरफ्तारी में इतनी दबिश नहीं दी गई जितना मेरे लिए दबिश दी गई थी। इस तरह का कार्यकाल, इसलिए कि मैंने वहाँ का भ्रष्टाचार खोल रहा था। आज भ्रष्टाचार तो हमारे वैभव साहब ईमानदार अधिकारी आ गए हैं तब नहीं ये गिरफ्तारी किए तो खुला। पूर्व में कप्तान नहीं आए हैं, पूर्व में DIG IG नहीं आए हैं, तो हो सकता है सारे लोग उसमें सम्मिलित थे। जितने लोग आते गए सब लोग उसमें मिलते गए, सब लोग उसी में हिस्सेदारी बांटते गए। अपनी हिस्सेदारी उनकी बधी थी। तो वो लोग रेट बढ़ाते गए। हिस्सेदारी मत कहिए, कोई 1 लाख लेता था, उनको मालूम हुआ तो कहते नहीं मैं 1.5 लाख लूँगा, कोई आए तो कहते मैं 2 लाख लूँगा। वहाँ तो इस तरह का है, कप्तान तो वहाँ का कम से कम 30 40 लाख रुपया महीना लेते थे। इस तरह सुनने में आया है, विश्व सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि इस तरह का प्रकरण है। हमारे पन्नेलाल जी 2.5 साल से दरोगा थे, इंस्पेक्टर नहीं थे, दरोगा थे, और 2.5 साल से उस थाने पर वो 20 भर का चैन, 10-10 तोले का चूड़ीला, 8 अंगुली में 1-1 तोले की अंगूठियाँ पहन करके चलते थे और कप्तान के पास जाते थे। कभी फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदते थे, तो कभी थार गाड़ी खरीदते थे, तो कभी लग्जरी गाड़ी। उनके पास लाइन लगी रहती थी, इसलिए कि महीने में इतना पैसा मिलता था कि उनको गाड़ी मैंने क्या, वो तो हेलीकॉप्टर खरीद लेते। इस ढंग का उनका वर्चस्व हो गया था। पन्नेलाल ढाबी नरही थाने का इतिहास था कि इतना लंबा पीरियड कोई नहीं रहा। वहाँ तो यही नहीं, मीडिया, पत्रकार, वहाँ के जो भी छोट भैया नेता हैं, वहाँ के मंत्री वगैरह सारे लोग सम्मिलित हैं। आज उसमें भाषण दे रहे हैं हमारे, जैसे अभी सुरेंद्र सिंह की चर्चा हुई है, माननीय पूर्व विधायक जी बैरिया क्षेत्र के, उनके द्वारा। उनके यहाँ क्या दारू की तस्करी नहीं होती थी? उनके कार्यकाल में 5 साल विधायक थे, तो वो कहेंगे कि मेरे संज्ञान में नहीं था। 5 साल क्या घास छिल रहे थे? एक पुलिस वाला पेड़ कटता है तो उस पर आरोप लगा देते हैं कि पुलिस वाले पेड़ कटवा रहे हैं, और इतना बड़ा गाड़ी बालू चल रहा था तो माननीय सुरेंद्र जी को इसकी जानकारी नहीं हुई। ये अब लोग पार्टी लेवल की सफाई दे रहे हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था। अभी संग्राम जी कह रहे हैं, संग्राम जी माननीय अंबिका चौधरी मंत्री के सगे साले हैं। आप बताइए, संग्राम जी इस समय सभा के विधायक हैं, फेफड़ा विधानसभा के, जो नरही उसी में आता है, तो वो भी बयान दे रहे हैं। इतनी बड़ी वसूली माननीय अंबिका चौधरी के परिवार के ही लोग उस थाने में बैठ कर के वसूलियाँ कराते थे। उन्हीं का जो खास होता था वही नरही में पोस्ट होता था, सिपाही भी। मैं तो अपवाद में चला गया था, तो मैं जा करके अपना नुकसान किया कि जेल भी जाने की नौबत आई, मेरे ऊपर मुकदमा हुआ, मेरा प्रमोशन रुका था, इसके बाद 10 लाख रुपए के कम से कम अलग से नुकसान में मैं चला गया। तो नरही का फायदा और नरही का भ्रष्टाचार यही करके मैं आया कि एक मुकदमा अपने ऊपर लेके आया और 10 लाख के नुकसान में आया। तो ये मुझे नरही में मिला। कोई कहा कि आप भी भ्रष्ट रहे होंगे, तो कहने वाले कहें, लेकिन मैं किसी की जबान को रोक सकता नहीं। लेकिन जो सच्चाई है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि नरही से मुझे बहुत बड़ा प्रसाद मिला। उसी प्रसाद को आज भी मेरे चूतर पर चिपका